हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बॉटनी 131 का जून 24 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जिसने मुझे क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ब्लर है तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, क्योंकि और क्लियर नहीं है ये पीडीएफ। बाकी जो आंसर्स है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो आज हम पिंकी को नहीं लाए हैं, पिंकी की जगह मैं वाई टी लेकर आई हूँ आज। ठीक है, वाई टी। तो आप मुझे बताना कि आपको पिंकी पसंद आई या वाई टी पसंद आई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आपका जून 24 का पेपर। तो यहाँ पे ये आपका कोड होता है बॉटनी 131। ये फर्स्ट ईयर का कोड है आपका BBYCT 131। बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई एंड आर्किगोनियम्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपके इस वीडियो को और बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे और पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करके जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं, आपको दिया हुआ है, अच्छे से करने, सारे के सारे करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके 5 नंबर का है। ठीक है, लिस्ट द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है ना, वो कैसे होता है पहले आपको बताना है, कौन कौन से मैकेनिज्म, उसमें से एक को आपको डिटेल में लिखना है। पर यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ डिटेल में दी हुई है। ठीक है, एक को नहीं, सारा करके जाएंगे। आपके जो मैकेनिज्म है जेनेटिक एक्सचेंज का, यानी जेनेटिक मटेरियल को किस तरीके से बैक्टीरिया में एक्सचेंज किया जाता है, उसके मैकेनिज्म को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो देखिए आपका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका जेनेटिक एक्सचेंज इन बैक्टीरिया। आप देखो, आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है और ये आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर करता है, तो इसको न्यू जेनेटिक मटेरियल्स को एक्वायर करता है। ठीक है, ये जो होता है आपका डीएनए को ट्रांसफर करता है, किस किस के बीच में, बैक्टीरियल सेल्स के बीच में डीएनए का ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर वो आपका चाहे सेम स्पीशीज में ट्रांसफर करे या आपके डिफरेंट स्पीशीज में ट्रांसफर करे। ठीक है, दोनों तरीके से आपका ट्रांसफर करते हैं डीएनए का। डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटीरियल है। और यहीं पर आपको बताना है कि जेनेटिक एक्सचेंज किस तरीके से बैक्टीरिया कर रहा है। तो 3 मेन मैकेनिज्म है जेनेटिक एक्सचेंज करने का। तो सबसे पहला जो है हम आ जाते हैं, वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है नेक डीएनए को एनवायरमेंट से लाती है। ठीक है, नेक डीएनए बिल्कुल बिल्कुल नेक्ड है। ठीक है, फिर इसको क्या करेगी, इस डीएनए को डेड बैक्टीरियल सेल्स में उसको रिलीज कर देगी। ठीक है, इस डीएनए को क्या करेगी, डेड बैक्टीरियल सेल में रिलीज करेगी, वो भी आर्टिफिशियली उसको कहाँ कर देगी, इंट्रोड्यूस, रिलीज कर देगी डेड बैक्टीरियल सेल में। किसको रिलीज करेगी, आपके डीएनए को। ठीक है, फिर बैक्टीरिया नीड टू बी ना कॉम्पिटेंट स्टेट में होना चाहिए ताकि डीएनए को वो ले सके। इस स्टेट में आपका स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन होता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट होती है बैक्टीरिया, तो आपको लिखना चाहिए कि बैक्टीरिया शुड बी कॉम्पिटेंट ताकि वो आपके डीएनए को एनवायरमेंट से ले सके और उस वाले स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन में ले करके वो क्या करे, डीएनए को डेड बैक्टीरियल सेल्स के पास आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा सके। तो मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो, डीएनए इज बाउंड टू अ रिसेप्टर ऑन द बैक्टीरियल सेल सरफेस। अब डीएनए जो होता है एक रिसेप्टर से बाउंड करेगा जो कि बैक्टीरिया के सेल की सरफेस पर होता है। तो समझ लीजिए ये आपका बैक्टीरिया की सेल सरफेस है और हमारे पास ये डीएनए है। डीएनए जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, मतलब सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर ये आपके सेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो फिर आपका जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर जेनेटिक मटीरियल आपका ये सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक्टीरियल सेल, अब जैसे ही ये इनसाइड द सेल आपके बैक्टीरियल सेल्स में एंटर करेगा, जैसे ही एंटर कर जाएगा तो डीएनए आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम से रिकम्बाइन कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जेनेटिक का ट्रांसफर हो जाएगा, वो आपका डीएनए है। दैट फिनोमेना इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है आपका ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, आपका बैक्टीरियोफेज का हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, आपका ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये डीएनए को ट्रांसफर करता है बैक्टीरियल सेल्स के बीच में। तो आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे कॉलर है और कुछ टेल लगी होती है। तो ये जाएगी और जो सरफेस पे रिसेप्टर होंगे वहाँ पे जाएगा, उससे अटैच होकर और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को इनसाइड कर देगा, कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल पे। अब ये जो होता है बैक्टीरियोफेज आपका आएगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, फिर टाइप्स होते हैं, 2 टाइप का ट्रांसडक्शन होता है, एक जनरलाइज, दूसरा स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है, एनी बैक्टीरियल डीएनए कैन बी पैक्ड इनटू फेज। तो कोई भी बैक्टीरियल डीएनए जो होगा ना, अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियोफेज के अंदर, कैप्सिड के अंदर, ये आपके जो बाहर की एक प्रोटीन कोड बनी होती है बैक्टीरियोफेज की, वो कैप्सिड की बनी होती है। तो ये कैप्सिड में क्या होता है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द कैप्सिड होता है। ठीक है, पैक्ड होता है पूरा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन कराना होता है। ये डीएनए उसके बाद ट्रांसफर करेगा न्यू बैक्टीरियल सेल के और फेज आपका इन्फेक्ट कर जाएगा। ठीक है,
स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, ओनली स्पेसिफिक रीजन होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, वो पैक्ड होता है फेज के कैप्सिड में। इस रीजन में आपका इंटीग्रेशन साइट पे आता है फेज के जीनोम में। बस यहाँ पे इतनी सी बात है। उसके बाद थर्ड है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या करते हो, यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा, बैक्टीरियम विद अ प्लाज्मिड, आपके बैक्टीरियम प्लाज्मिड के साथ यहाँ पे काम करता है जब कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन में जो प्लाज्मिड है आपका क्या है, प्लाज्मिड एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये प्लाज्मिड को बैक्टीरियम के थ्रू डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट करता है। तो कॉन्जुगेशन में आपका सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड का ट्रांसफर करा देते हैं अनदर बैक्टीरिया में। ठीक है, इनके पास सेक्स पाइलस होते हैं, यानी कि डोनर बैक्टीरियम फ्रॉम अ सेक्स पाइलस बना लेते हैं। समझ लो आपके पास ये एक सेल है बैक्टीरियल, दूसरा सेल, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है ना इस तरीके से, इसको हम पाइलस कहते हैं। अ होलो ट्यूब दैट कनेक्ट रेसिपिएंट बैक्टीरियम, एक होलो ट्यूब है ये, ताकि दूसरे बैक्टीरियम से कनेक्ट कर सके, फिर यहाँ से जेनेटिक का ट्रांसफर होगा। ठीक है, डायरेक्ट सेल टू सेल होता है, उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका सेक्स पाइलस बन जाएगा, फिर आपका क्या होगा, प्लाज्मिड का ट्रांसफर होगा। ये सेक्स पाइलस के थ्रू डोनर से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में चला जाएगा। तो जिस तरीके से आपका पहला सेल है, दूसरा सेल, ये सेक्स पाइलस बन गया, अब यहाँ पे प्लाज्मिड लगे होंगे। ठीक है, ये प्लाज्मिड इस तरीके से ट्रांसफर होंगे। डिस्क्रिप्शन देखो ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, नेक डीएनए को लाते हो आप कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल से, फिर इस डीएनए से आपका जो होता है रिसेप्टर बाइंड करता है, जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर आप इसको सेल के मेम्ब्रेन पोर के थ्रू अंदर की तरफ क्या भेज देते हो, डीएनए को भेज देते हो, जिससे रिकम्बाइन कर लेता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। कॉम्पिटेंस जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, वो आपका एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक सिस्टम है। सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं इसको इन्फेक्ट करते हैं। वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेरिवेशन होना चाहिए, सेल डेंसिटी होना चाहिए, ये कॉम्पिटेंसी को जनरेट करता है। यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, आपका डीएनए को लेते हैं, फिर रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरियल सेल वॉल से हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसको अच्छे से ना अलग से बता रखा है कि ना, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि पहले तो बताओ टाइप्स, उसके बाद एक को डिस्क्राइब करो। तो देखो टाइप्स और उसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने और अच्छे से किया। एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो होता है न्यू जीन को एक्वायर करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से कन्फर्म करता है, विरुलेंस होता है, और दूसरे बैक्टीरियल को वो बेनिफिशियल ट्रेट की तरह होता है। तो मतलब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है दूसरे बैक्टीरिया को, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि डिस्कस एनी 5 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एल्गी। 5 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है एल्गी की, कि एल्गी को हम इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखो इसका आंसर, या वो क्वेश्चन नंबर 2 है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा वाइड इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यूएबल कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी होती है, इस वजह से। तो 5 एग्जांपल्स यहाँ पे। सबसे पहले बायोफिल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, एल्गल ऑयल का हम यूज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल को यूज़ करते हैं और फिर बायोडीजल बना लेते हैं इस ऑयल से। दूसरी चीज़, इसका एडवांटेज क्या होगा, एल्गी कैन बी ग्रोन ऑन नॉन एरेबल लैंड पे, ये जो है ग्रो कर जाती है, फूड क्रॉप से कम्पिटेंट नहीं करती है, ये आपको हायर यील्ड भी देती है ऑयल का पर एकड़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑयल क्रॉप्स। तो जो आपकी ट्रेडिशनल ऑयल क्रॉप्स है उससे ज़्यादा जो होती है यील्डिंग आपकी एल्गल ऑयल की होती है। दूसरा, फूड एंड फीड में कैसा होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, एल्गी आपकी प्रोटीन से रिच होती है, विटामिन एंड मिनरल से, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके फूड में देती है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, एल्गी कैन बी यूज एज डाइटरी सप्लीमेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, प्रोटीन सोर्स की तरह एनिमल फीड में भी, और कई सारे वेरियस फूड प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं। तो तीसरा, फार्मास्यूटिकल में बायोटिक कंपाउंड होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। एल्गी जो होते हैं कई सारे बायोटिक कंपाउंड्स बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी इन्फ्लामेंट्री एजेंट्स हो गया, एंटी कैंसरस एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं। ठीक है, यानी मेडिसिन में भी काम कर रहे हैं। इसका एप्लीकेशन भी देखो, दिस कंपाउंड कैन बी यूज इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर वेरियस डिसीज। कई सारे ड्रग्स बनाने में भी हम यूज़ करते हैं किसका, एल्गी से, ताकि कुछ सारे डिसीज से हम बच सकें। कॉस्मेटिक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, स्किन केयर बेनिफिट में भी एल्गी का काफ़ी यूज़ है। एल्गी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट में, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग होता है, एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आप एल्गी को अपने स्किन पे यूज़ करेंगे तो आप जवान रहेंगे। ठीक है, एंटी एजिंग। तीसरी चीज़, एप्लीकेशन देखो इसकी, एल्गी बेस्ड इंग्रेडिएंट्स कैन बी फाउंड इन क्रीम्स में आपको मिलेगा, लोशंस में मिलेगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी मिलेंगे। वाटर ट्रीटमेंट में भी हम एल्गी का यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए। एल्गी का हम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर पानी में हो जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वेस्ट वाटर से हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, आपका एल्गल जो होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, ताकि आपकी वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हो सके और आपका पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, टू बी डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में देखो क्या है आपका 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है।
डिस्क्राइब ब्रीफ स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ क्रस्टोज एंड फोलियोज लाइकेंस। आपको लाइकेंस के बारे में बताना है, एक होता है आपका क्रस्टोज, दूसरा होता है फोलियोज, ठीक है, उसके एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। ये देखो लाइकेंस एंड माइकोरिजा। आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना है स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ क्रस्टोज एंड फोलियोज। पहले वाले में लाइकेंस आपके सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है कि ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये फंगस के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। लाइकेंस को अगर फंजाई के साथ रिलेशनशिप में रहना होता है तो उसको बोलते हैं। तो इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका फंगस कंपोनेंट जिसको माइकोबायोट कहते हैं, दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक पार्टनर जिसको हम फोटोबाइट कहते हैं। इसमें आपका एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो आपके जो होते हैं लाइकेंस आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन देते हैं फंगल और एल्गल के बीच में। जो आपका फंगल वाला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट, जब का एल्गल वाला होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट या फिर फोटोबायोंट, ठीक है। तो यानी खाना बनाने में जो यूज होगा आपका एल्गी का यूज होगा। बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ फॉर्म लाइकेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स होते हैं, एक क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रक्टिकोज। अब यहाँ पे जो आपको क्रक्टोज एंड फोलियोज के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रस्टोज लाइकेंस के बारे में। अपीयरेंस देखो कैसे दिखता है, ये लाइकेंस आपके टाइटली एडहेयर होते हैं सबस्ट्रेट से एंड ऑफन अपीयर ए क्रस्टी एंड प्लांट पेंट लाइक ग्रोथ होता है इनका। ये बिल्कुल ना टाइटली अडहेयर यानी चिपके होते हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें ये थिन होते हैं, अपर कॉर्टेक्स इनका जो होता है लेयर होती है, मिडल लेयर जो होती है इनकी मेडिला होती है, और फोटोबायोंट होते हैं, लोअर कॉर्टेक्स लेयर होती है। एग्जाम्पल है इसका वायरुकेरिया नेग्रेसेंस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है किसका, क्रस्टोज। दूसरा आपका फोलियोज देखो, फोलियोज लाइकेंस जो होते हैं अपीयरेंस देखो, ये लाइकेंस जो होता है लीफी लॉब्ड अपीयरेंस होता है और ये लूजली अटैच्ड होते हैं। वो आपका क्या था, अडहेरिंग था बिल्कुल ही, दूसरा वाला आपका बिल्कुल अच्छे से चिपका होता है, ये लूजली अटैच्ड होते हैं सबस्ट्रेट से, और ये लीफी एंड लॉब्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अपर कॉर्टेक्स होती है, मेडुला इनके अंदर होती है, फोटोबायोंट होते हैं, लोअर कॉर्टेक्स होते हैं। दे में ऑल्सो हैव लेयर जिसको हम हाइपोथैलस बोलते हैं, इनके पास एक और लेयर होती है जिसको हाइपोथैलस कहते हैं। ये लाइकेंस के सबस्ट्रेट से उसको अटैच करवाता है। एग्जाम्पल है इसका लोबेरिया पल्मोनेरिया, ठीक है। तो आपके ये हो गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके थर्ड का बी पार्ट है। तो यहाँ देखिए आपके थर्ड का बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटोमाइकोरिजा, ठीक है, और एक्टोमाइकोरिजा। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम इसके आंसर पे आते हैं। तो ये है आपका डिफरेंशिएट, देखिए पार्ट बी है आपका, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडो माइकोराइजा आपका क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट्स एंड रूट्स के बीच में और फंजाई। तो प्लांट्स का रूट, ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट और फंजाई के बीच का जो रिश्ता है ना, ठीक है, फंजाई के बीच का जो रिश्ता है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा भी आपकी एक रिलेशनशिप है, ठीक है, वो रिलेशनशिप आपके हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में होती है। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि रिलेशनशिप जहाँ जहाँ आती है वहाँ वहाँ हमारे पास फोकस होना चाहिए, ठीक है, कि कैसी रिलेशनशिप है, सच्ची या झूठी, ट्रू लव है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये दो मेन टाइप के होते हैं आपके, एक है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा एंडोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब बाहर की तरफ माइकोराइजा करते हैं, एंडो मतलब अंदर की तरफ माइकोराइजा कहते हैं। एक्टोमाइकोराइजा के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। फॉर्मेशन देखो, फंगल हाइफी फॉर्म अ शीथ जिसे हम मेंटल बोलते हैं। एक्टो मतलब बाहर की तरफ, तो फंगल हाइफी जो होता है ना आपका फंजाई और रूट के बीच का क्या है, रिश्ता है। तो फंगल हाइफी होती है एक, जो कि क्या करेगी, एक शैथ बना लेती है जिसका नाम है मेंटल अराउंड द रूट सरफेस। रूट की सरफेस पे एक शैथ बना लेती है रूट के सरफेस पे, जिसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। एंड पेनिट्रेट द इंटर सेलुलर स्पेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स, और ये क्या करेगी, इंटर सेलुलर स्पेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स को पेनिट्रेट करती है, आपकी फंजाई हाइफी बना लेती है, ठीक है, फंजाई। होस्ट प्लांट आपका टिपिकली फाउंड इन वुडी प्लांट्स होते हैं, लाइक ट्रीज एंड श्रब्स होते हैं। तो यानी किसके साथ रिलेशनशिप है इसका, या तो आपका वुडी प्लांट होगा लाइक ट्रीज, ठीक है, होस्ट प्लांट जो होते हैं श्रब्स भी होते हैं। एग्जाम्पल इसका अमेनिटा मस्कैरिया एसोसिएटेड पाइन ट्रीज में होता है, ठीक है। तो पाइन ट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो आपका क्या है, एक्टोमाइकोराइजा है। अब हम एंडोमाइकोराइजा पे चलते हैं। तो एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है, फंगल हाइफी जो होता है रूट सेल्स को पेनिट्रेट करती है और इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर बनाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, एंडोमाइकोराइजा में इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम आर्बिस्क्यूल्स बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं, और एक्टोमाइकोराइजा में आप इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसको मेंटल बोलते हैं, राइट। देन उसके बाद होस्ट प्लांट क्या है आपका, प्लांट्स हो सकते हैं लाइक ग्रासेस यानी हर्ब श्रब्स वगैरह छोटे छोटे ये होते हैं। एग्जाम्पल इसका ग्लोमस इंट्रारेडिसिस, ये आपका मैनी प्लांट स्पीशीज में होता है। अब की डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं हम, यानी क्या क्या डिफरेंसेस में।
फंगल पेनिट्रेशन देखो, एक्टोमाइरिज्म में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर हाइफी बनता है, एंडोमाइकोरिज्म में आपका इंट्रा सेलुलर हाइफी बनता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एंट्रा मतलब अंदर। होस्ट प्लांट्स आपका एक्टोमाइकोरिज्म में आपके वुडी प्लांट्स होते हैं, एंडोमाइकोरिज्म में आपके वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं कोई से भी। फंगल स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टोमाइकोरिज्म में आपका मेंटल बनता है एंड हार्टिंग नेट बनता है, एंडोमाइकोरिज्म में आपका आर्ब्यूसिकल्स एंड वेसिकल्स बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना की डिफरेंस में। उसके अलावा बोथ एक्टो एंड एंडोमाइकोरिजा आपके प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड देते हैं प्लांट एंड उसकी लाइफ को भी इन्हांस करते हैं, ठीक है। चलिए, और प्लांट एंड इन्हांस इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर में भी इन्हांसमेंट लाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर एज पियोनियर्स ऑफ वेजिटेशन। आपने पियोनियर स्पीशीज़ के बारे में सुना होगा, तो ब्रायोफाइट्स को ही हम क्यों कंसिडर करते हैं, और ये किस तरीके से प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन को कम करने के लिए कैसे यूज़ होता है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए किस तरीके से ये हेल्प करता है, आपको बताना है ब्रायोफाइट्स के बारे में। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं वाईटी के पास। चलिए हम देख लेते हैं कि आपने ब्रायोफाइट्स को ही क्यों चुना एज अ पियोनियर ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। वाई भाई ठीक है, वाई ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर एज पियोनियर ऑफ वेजिटेशन। तो सबसे पहले इसका हार्डी नेचर होता है। ओ माय गॉड, हार्डी संधु नेचर नहीं होता, हार्डी नेचर होता है, टू बैकबोन जटिदी नहीं होता। ब्रायोफाइट्स आर हाईली अडेप्टेबल प्लांट्स होते हैं दैट कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन में। कैसी भी कंडीशन हो यार, हार्श कंडीशन मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, पानी बरस रहा है, नदियाँ बह रही हैं, या फिर टेम्परेचर बहुत तेज, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, हर जगह आपको ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। तो हार्डी नेचर होता है ब्रायोफाइट्स आपके, बहुत ज़्यादा हाईली एडेप्टेबल प्लांट्स होते हैं, हर जगह जीने की हिम्मत रखते हैं लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो चलिए इंक्लूडिंग बेयर रॉक्स में रह सकते हैं, एक्सपोज सॉइल में रह सकते हैं, न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। यार न्यूट्रिएंट की कमी है तो भी हम जी लेंगे, दैट इज आपका ब्रायोफाइट। सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दे हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग डाउन रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के ये आपका सुइटेबल कंडीशन बनाता है ताकि प्लांट्स ग्रो कर सके, ठीक है। तो सॉइल की फॉर्मेशन में बता रहा है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, यानी ब्रायोफाइट जो होता है रिटेन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड विच हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, एंड क्रिएट मॉइस्चर माइक्रो क्लाइमेट फॉर अदर प्लांट्स के लिए। एक लाइक मतलब कि ये ऐसे लोग हैं, यानी ऐसा प्लांट है जो दूसरों की मदद करता रहता है, यानी अपने आप को तोड़ मरोड़ के, ठीक है, तोड़ मरोड़ के वो क्या करेगा, सबसे पहले सॉइल बना लेगा, उसके बाद बहुत सुंदर सा इन्वायरमेंट बना देता ताकि दूसरे लोग आके जी सके, ठीक है। यानी ये सिंगल है तो दूसरे कपल्स की मदद कर रहा है, ठीक है ना। दैट्स ब्रायोफाइट जो आपको बनना है, नहीं बनना। चलिए अब हमें बताना है कि किस तरीके से आपका ब्रायोफाइट जो होता है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है एंड न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करता है। तो सबसे पहले आपका सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। देयर डेंस मैट लाइक ग्रोथ हेल्प टू एंकर द सॉइल एंड प्रिवेंट इट बीइंग वॉश्ड अवे बाय वाइंड। तो इसमें देखो क्या होता है, इनका मैट लाइक की ग्रोथ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है, घनी घनी। तो उसमें क्या होगा, आपके सॉइल को जो है ना, जैसे पानी सॉइल इरोजन कब होता है, जैसे पानी से बहाव की वजह से आपका सॉइल जो है वो बहता चला गया, वहाँ पे सॉइल इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है। तो सॉइल इरोजन से इसने बचा लिया क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा मैट लाइक ग्रोथ हो रही थी, बिल्कुल हाईली ग्रोथ, ठीक है, डेंस ग्रोथ होती है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में कैसे हेल्प कर रहा है ये, ब्रायोफाइट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को ये एनवायरनमेंट से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये रिलीज कर देता है सॉइल को। व्हेन द डीकम्पोज कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यूट्रिएंट साइकिल, जब ये डीकम्पोज हो जाता है तो फिर ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प कर देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद दोबारा आपके सॉइल में वो पहुंचा देगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, समझ में लग गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, इनोमरेट हाइड्रोमॉर्फिक एंड जीरोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम ऑफ इक्विसेटम। हमें बताना है कि जीरोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइड्रोमॉर्फिक, हाइड्रो मतलब पानी, जीरो मतलब वेट यानी सूखा, वेट मतलब गीला होता है, सॉरी ड्राई, ठीक है, ड्राई। उसके बाद आप देखना कि इक्विसेटम में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेम के। चलिए आंसर पे चलते हैं। आ जाते हैं, ये है आपका आंसर, हाइड्रोमॉर्फिक एंड जीरोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विसेटम स्टेम। तो सबसे पहले हम हाइड्रोमॉर्फिक की बात करेंगे। एडेप्टेशन टू वेट एनवायरनमेंट, वेट का मतलब गीला, ठीक है, वेट का मतलब गीला, गीला मतलब पानी, पानी मतलब हाइड्रो। तो हाइड्रोमॉर्फिक का मतलब ऐसा होता है जहाँ पे वेट एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन आपके कर पाए, कौन, इक्विसेटम की स्टेम, ठीक है, तो वहाँ पे कर पाए तो उसे हम हाइड्रोमॉर्फिक कहते हैं। तो चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इनके स्टेम होलो होते हैं, होए खाली होते हैं। द स्टेम इज होलो विच हेल्प टू प्रोवाइड बायंसी एंड अलाउ एफिशिएंसी गैस एक्सचेंज इन वेट कंडीशन। वेट कंडीशन में इनके अंदर एक ऐसी एफिशिएंसी होती है जिससे गैस एक्सचेंज कर पाएँ एंड बायंसी मेंटेन कर पाएँ, ठीक है।
उसके बाद इनके पास होता है लार्ज स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा लार्ज होते हैं, न्यूमरस होते हैं, जिससे मोर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज हो सके, वाटर लॉस हो सके। तो आपको पता है कि स्टोमेटा क्या होता है, वाटर लॉस से बचाता है, गैसियस एक्सचेंज करता है आपका CO2 ऑक्सीजन दोनों का, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज करने में जो बड़े बड़े स्टोमेटा होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा न्यूमरस होंगे, जिससे गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस से बहुत ज़्यादा बचा जा सकेगा। यह आपका हाइड्रोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। दूसरी चीज़ जीरोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक, जो आपके ड्राई एनवायरमेंट में रह सके। जीरो मतलब बिल्कुल ड्राई कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले इनकी स्टेम जो होती है बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, ठीक है, रिज स्टेम। ये आपकी रिज होती है जिससे माइक्रो क्लाइमेट बना लेती है। हायर ह्यूमिडिटी होता है, जिससे पानी का रिडक्शन कम हो सके, ठीक है। टंग स्लिप, ठीक है गाइस। स्मॉल लीव्स होती है इनके पास बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है लीव, जो कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ये आपके दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुके हैं, ठीक है, डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन पाइनस, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं सारे। तो यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, किसमें, पाइनस में पढ़ना है। तो चलिए आंसर में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पाइनस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइनस में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है। आपका विंड पॉलिनेशन होता है या आपका वाटर पॉलिनेशन होता है। सारे टाइप के पॉलिनेशन यहाँ होते हैं दोस्तों। सॉरी, आवाज़ मैंने छोटी कर दी थी, सॉरी लो कर दी थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं वाइंड पॉलिनेशन इन पाइनस। तो पाइनस आपका वाइंड पॉलिनेटेड प्लांट होता है, यानी कि इनमें पॉलिनेशन जो होता है आपका स्टिग्मा स्टाइल में, जो पोलन ग्रेन का रिलीज करता है, पोलन ग्रेन, ठीक है, वो जाके आपके फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाता है, ठीक है, वो वाइंड के थ्रू जाता है। इसीलिए जो पाइनस है वो आपका वाइंड पॉलिनेटेड प्लांट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं आपके, ठीक है, पोलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द मेल कॉन्स, जो आपकी माइक्रोस्पोरोबिलाई है वो मेल कॉन होता है, वहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज होगा। उसके बाद कौन पकड़ेगा उसको, फीमेल कॉन्स पकड़ेगा, ठीक है, कैरिड आउट बाय द फीमेल्स वाइंड टू द फीमेल कॉन्स, ठीक है। हवा से उड़ता हुआ आपका पोलन ग्रेन जाएगा। देखो पोलन ग्रेन है, मेल कॉन पे लगा हुआ है, ठीक है, चुक 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 चुक, ये आपके चुन्नू चुन्नू ना पोलन ग्रेन से। जैसे ही हवा आएगी, हवा का झोंका था वो, ठीक है, वहाँ से आएगी। उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स उड़ेगी, धिनतड़ा धिनतड़ा धिनतड़ा, और जहाँ पे फीमेल दिखेगी वहीं पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगी। तो वाइंड के थ्रू फीमेल कॉन्स पे जाएगी, दैट इज मेगास्टेरोबिलाई, दैट इज द पॉलिनेशन। अब फीमेल कॉन पे अगर उसने लैंड किया तो पोलन ग्रेन जो होगा लैंड करेगा। स्टिकी स्टेल ऑफ द फीमेल कॉन, एक चिपकने वाली, यानी फीमेल कॉन इतनी अट्रैक्टिव है, वहाँ से जाके वो आपके चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। कौन चिपक जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। उसके बाद ये दे बिकम ट्रैप्ड, वहाँ पे जाएगा, आगे का प्रोसेस कर लेगा। फिर आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखो फर्टिलाइजेशन जो होगा आपके पाइनस में, क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रोथ होगी सबसे पहले, यानी कि जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करेगा थ्रू ओव्यूल। ओव्यूल के थ्रू आपका ये इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये मटके जैसा। यहाँ पे आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, ये आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आएगा और फिर ये आपका जो होता है ना पोलन ट्यूब की पोलन ट्यूब बनाएगा। ये पोलन ट्यूब में ओव्यूल आएगा, फिर आपके आर्किगोनियम में, यहाँ पे ओव्यूल है, आर्किगोनियम में पहुँच जाएगा जहाँ पे आपके एग सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन पहुँचेगा, पोलन पहुँच जाएगा। फिर स्पर्म सेल्स जो होंगे आपके, अब देखो क्या होगा कि आपके पास 2 स्पर्म सेल्स होते हैं, वो रिलीज करेगा पोलन ट्यूब से और फिर ट्रेवल करेगा कहाँ तक, एग सेल के पास। अब मिलन होने जा रहा है, यानी आपके फर्टिलाइजेशन होगा, मिलन होगा। 1 स्पर्म सेल फर्टिलाइज करेगा एग सेल से और जाइगोट बना लेगा, ठीक है, यानी एन है आपका क्या, स्पर्म सेल, दूसरा एन आपका एग सेल, दोनों मिले डबल हुए तो हो जाएगा आपका 2n, ठीक है। तो जाइगोट होता है आपका, बन जाता है। अदर स्पर्म जो होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है, तो उसको डीजनरेट कर देंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का सीड का फॉर्मेशन, जाइगोट जो होगा एम्ब्रियो में बनना स्टार्ट कर देगा, फिर वो सीड कोट से इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट में बना, सीड कोट लग देगी। ये सीड कोट जो कि सराउंडेड होती है वाइंड लाइक स्ट्रक्चर से, ताकि वाइंड डिस्पर्जल ना हो सके, ठीक है। सो दैट इज द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन पाइनस। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डिस्कस इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। आपको बताना है इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इकोलॉजी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए आंसर पे चलते हैं यार। हाँ जी, तो ये आपका इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। कोई इसको पी टेरिडोफाइट तो नहीं पढ़ता, पेटेरोडोफाइट तो नहीं पढ़ता, ठीक है यार, आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और पहले भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। टेरिडोफाइट्स आपके फंस, हम इनको बोलते हैं फंस, ठीक है, एंड देयर एलाइज प्ले क्रूशियल रोल इन
वेरियस इकोसिस्टम में होता है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं सनलाइट को ऑर्गेनिक मैटर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब आपका फोटोसिंथेसिस होता रहता है ना, वहाँ पे सनलाइट आती है, कहाँ से आती है? सूरज जिसकी किरण से आती है, ठीक है, वहाँ से आती है। उसके बाद ये सनलाइट आपके ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देती है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स काम करा रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इसका मतलब ये आपका क्या करा रहे हैं, दिस प्रोवाइड अ वाइटल फूड सोर्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम। ये फूड बनाने में हेल्पफुल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरी चीज़ है सॉइल इरोजन कंट्रोल में भी हेल्पफुल होता है। ये डेंस रूट सिस्टम होता है इनका, ये एंकर करते हैं सॉइल को ताकि सॉइल इरोजन ना कर पाए। जैसे कि आपका ब्रायोफाइट कर रहा था, उनके पास भी डेंस ही होते थे रूट्स, ताकि जो वहाँ पे पानी के थ्रू अगर सॉइल इरोजन होना चाह रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे डेंस रूट लगे हुए होंगे। उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से और फिर उनको बैग देम, जैसे कि आपका काम कर रहा था ब्रायोफाइट, ठीक है। हैबिटेट प्रोविजन में भी हेल्पफुल होता है ये, यानी कि ये हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड करता है? कई सारे ऑर्गेनिज्म को, इंसेक्ट, एम्फीबियंस एंड स्मॉल मैमल्स को। इतने बड़े बड़े रूट होते हैं यार, एम्फीबियंस आ जाते हैं यार वहाँ पे, इंसेक्ट रहने लग जाते हैं, ठीक है, स्मॉल मैमल्स भी वहाँ पे छुपने के लिए बैठ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रोल। टेरिडोफाइट आपका बायोडाइवर्सिटी में होता है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स कई सारे इकोनॉमिक एप्लीकेशन देता है। सबसे पहले इकोनॉमिक में आपका फूड आता है। कुछ फंड जो होते हैं आपके एडिबल होते हैं, हम इसको सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली बहुत सारे पहले ऑर्नामेंटल्स में यूज़ करते हैं। मैनी फन को हम कल्टीवेट करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, फॉलिएज में। हम इसको गार्डन्स में, लैंडस्केपिंग में, इंडोर प्लांट्स में भी लगाते हैं। जो आप घर में जो लगाते हो फंस होते हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर। उसके बाद मेडिसिनल पर्पस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये। सर्टेन टेरिडोफाइट्स जो होते हैं आपके बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, हम इसको मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा मेडिसिनल पर्पस के साथ बायो इंडिकेटर्स भी होता है। टेरिडोफाइट्स को हम बायो इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस कैन रिवील इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी, हेल्थ एंड वाटर पॉल्यूशन में भी इसका यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रियल भी ये यूज़ कर रहे हैं, सम फंड्स का यूज़ कर रहे हैं हम पेपर बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, ठीक है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूज़ में भी। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं कई सारे इकोसिस्टम में, जिसमें न्यूमरस इकोलॉजिकल बेनिफिट दे रहे हैं हमको, ह्यूमन वेलबींग के थ्रू भी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सी लगाना था, यहाँ पे लग गया एंड एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे आपको डायग्राम्स बनाने हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो डायग्राम है ना वो आपका है क्लैंप कनेक्शन फॉर्मेशन बेसिडोमाइसिटीज। तो इसके की फीचर देख लेते हैं, फिर डायग्राम पे चलेंगे, ठीक है। आप डायग्राम डायरेक्टली बनाओगे ना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। की फीचर, क्लैंप कनेक्शन एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है आपके बेसिडोमाइसिटीज के हाइफी में प्रेजेंट होता है। तो आपके हाइफी कुछ इस तरीके से दिखते हैं बेसिडोमाइसिटीज में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। इस तरीके से आपका सेप्टेट हाइफी होता है बेसिडोमाइसिटीज में। यहाँ पे एक क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। मशरूम, पफ बॉल्स एंड रस्ट ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये जो होते हैं इंश्योर करते हैं ईच सेल इन द हाइफी रिसीव कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब सेल डिवीजन करता है ना, उसी की तरह जेनेटिक मटेरियल की कंप्लीट कॉपी को ये रिसीव करते हैं। फॉर्मेशन कैसा होता है? हाइफल ग्रोथ होती है, क्लैम्प कनेक्शन होते हैं, लूप ऑफ ग्रोथ, आउट ग्रोथ होती है बाहर की तरफ, सेप्टम बना लेते हैं यानी सेल वॉल बनाते हैं। लूप जो होता है वो कर्व करेगा हाइफी से, फ्यूज कर जाएगा, जिससे कनेक्शन हो जाएगा दो सेल्स के बीच में। अभी हम देखेंगे इसका डायग्राम के कुछ रिसोर्स इसने बोले हुए हैं, हमें रिसोर्स की जरूरत नहीं, हम क्लैम्प कनेक्शन के डायग्राम में चलेंगे। वेयर इज वेयर, ये देखो, ये आपका क्लैम्प कनेक्शन है, ठीक है। ये हाइफी है आपकी, देखो ये आपकी हाइफी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपके पास दो न्यूक्लियाई, फिर ये ब्रांच बाहर की तरफ आउटग्रोथ करेगा। ये आउटग्रोथ किया, यहाँ पे ब्रांच जो हुआ हाइफी से अटैच हो गया, आपके न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ब्रांच अटैच करेगा हाइफी न्यूक्लियस से, क्लैम्प जो होगा वो बाहर की तरफ जाएगा सेप्टम में। इस तरीके से आपका जो होगा ना ये क्लैम्प बनता है। न्यूक्लियाई माइग्रेट करते हैं, यानी ये न्यूक्लियाई यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो इसको, आप डायरेक्टली डायग्राम भी बना सकते हो, पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई है। सेकेंड जो है वो आपका है थैलस ऑफ गैमा कप इन मार्चेंटिया। मार्चेंटिया में आपको बनता है ना कि आपका गैमा कप बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे की फीचर देखो, गैमा कप आपका कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस, जिसको लीफी बॉडी कहते हैं, लिवर वॉट भी प्रेजेंट होता है, मार्चेंटिया में प्रेजेंट होता है। इसके पास एक गैमा होता है जो कि स्मॉल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और वह न्यू प्लांट्स को जनरेट कर देते हैं। डायग्राम में हम वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे आपका जो होगा गैमा कप होगा वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा रहा होगा, ठीक है। डायग्राम के रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम गैमा कप देख लेते हैं, किसका, मार्चेंटिया में। ये आपका है, ये देखो थैलस शोइंग गैमा कप। तो ये आपके जो होते हैं ना गैमा कप बने होते हैं, इसको हम गैमा कप कहते हैं, और इसी का ये दिया हुआ है गैमा कप। तो ये गैमा आपके मल्टी सेलुलर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ये आपके नॉच है प्रेजेंट, ये अंदर का LS है, ठीक है, VS है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा ये
राइजोइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉच है ये जो इस तरीके से दिख रहा है इसको नॉच कहते हैं, और ये आपके ऑयल सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये नीचे की तरफ स्टॉक बना हुआ है, ये आपका गैमा कार्पिन मार्चेंटिया है। तो इस डायग्राम को आप बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नीडल ऑफ पाइनस, पाइनस का टीएस बनाना है आपको, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पाइन। नीडल वुड शो फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर, मीजोफिल आपके मिडल लेयर होती है, वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है। टीएस में आपको अरेंजमेंट्स दिखेंगे और वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको डायग्राम। तो देखिए डायग्राम जो है वो ये देखिए, ये आपका है टीएस ऑफ पाइनस, ठीक है। तो पाइनस में देखो सबसे ऊपर वाली सेल जो होती है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपकी ये प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, ये कैम्बियम होती है ये वाली। उसके बाद ये कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम, मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती है, एंड आपकी लास्ट में रेजिन्स भी प्रेजेंट है। एंड ये प्रोटोजाइलम है, पिथ एंड मेटाजाइलम। इसको भी आप एक बार बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ में आपको करना है एलएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और सैलेजिनेना, ठीक है। सैलेजिनेना की आपको माइक्रोस्पोरेंजियम बताना है। की फीचर में देखो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाना है जिसको हम एलएस कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में सैलेजिनेना, यहाँ पे स्पोरेंजियम वॉल होती है। स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। अब इसका देखो ज़रा, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ये एलएस ऑफ स्टोरोबिलस माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, मैच्योर है। ये स्ट्रक्चर आप देख लेना, मैच्योर मेगास्पोर कुछ इस तरीके, मेगास्पोर इसकी वॉल है, लिग्यूल इसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड ये माइक्रोस्पोरोफाइल से माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोरेंजियम ये वाली जो होती है ना इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स लगे होते हैं, इसको लिग्यूल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोर है, ठीक है। ये आपके फीमेल वाला है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में चलते हैं, आपको बनाना है एचआईवी वायरस का डायग्राम। एचआईवी वायरस में क्या होता है, एचआईवी आपका रिट्रोवायरस होता है जिसके पास प्रोटीन कैप्सिड होते हैं, एनवेलप जेनेटिक मटेरियल इसका आरएनए होता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप के होते हैं ये, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बने होते हैं, वायरल आरएनए एंड एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रक्चर ये रहा, ये है आपका एचआईवी वायरस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका एमएससी कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं बाहर की तरफ, ये आपके एमएससी प्रोटीन से, ये लिपिड एनवेलप है बाहर की तरफ, यानी लिपिड एनवेलप है। ये जो आपकी लगी हुई है इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। एक GP41 होता है, ये वाला जो होता है GP120 होता है। ये आपके जो अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए जीनोम्स होते हैं। ये जो इस तरीके स्ट्रक्चर इसको P17 मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। अंदर एंजाइम भी होता है, ये आपकी कैप्सिड है, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से, ये आपका प्रोटीज होस्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये यहाँ पे आपके एंजाइम लगे हुए हैं 3, एक है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये पॉइंट जो दिख रहा है ना कलर वाले, ये येलो वाला, ये जो लगा हुआ है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ये आपका रेड वाला भी रेड वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, येलो वाला इंटीग्रेज है, और ये जो ये वाली है वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। तो ये आपका पूरा एचआईवी का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका जो है आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डन हो चुका है। इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पेड है पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो पहले कमेंट में बता देना, मैं कुछ दिनों में अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप परचेस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको बताती हूँ, ठीक। इसके अलावा मुझे मेहनत लग रही है, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको पेड कर देते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वीडियो अगर बार बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपकी मर्जी, पर आपको अगर पीडीएफ चाहिए सो दैट्स वाई, ठीक है। मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने पिंकी पीडीएफ भी स्टार्ट करी, पिंकी भी बनाई है, और ये आपकी वाईटी वाली पीडीएफ है। तो पिंकी या वाईटी में से कौन सी अच्छी लगी आपको वो भी मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पीडीएफ जो है इस तरीके से बना सकूँ, ठीक है। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री 133 का मैं कराऊंगी, अब जून का पेपर कराऊंगी, जून 23 का। इसके अलावा मुझे आप लोग मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है, @Miss Medico 170 पर किसी के पास 24 जून में जितने भी एग्ज़ाम हुए अगर क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ मुझे इस हैंडल पे सेंड कर दीजिए पर्सनली, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल गाइज। एंड आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अगर आप अभी से करना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, पासिंग मार्क्स की मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है, अच्छे मार्क्स की भी। तो आप ये लोग ये चीज़ कर लोगे ना तो आपको 50 में से यार 50 में से 35 तो कहीं नहीं जाएंगे, 50 में से 40-41 तो मेरे ही आते हैं, ठीक है। 44 तक लास्ट मेरे आए हैं 50 में से। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं जो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ना यही चीज़ मैं पढ़ती थी, तो इसलिए आप लोग ये चीज़ें पढ़िए, ठीक है। एंड 35 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने, 50 की बात कर रही हूँ,
50 में से, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट में। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यानी मेरा चैनल है, नॉट हमारा, तो ये मेरा, हाँ आपका भी है, ठीक है, आपका भी है। इसके अलावा हम इसके नेक्स्ट वाले की बात करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट PYQ भी मैं जल्दी लाऊंगी। उसके अलावा फिजिक्स का यार स्टार्ट करना है, तो फिजिक्स का आज शाम तक मैं फिजिक्स 131 के लेक्चर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।